जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि परमाणु बम क्या है, परमाणु बम काम कैसे करता है, आखिर कौन सा देश परमाणु बम को सबसे पहले बनाया था, परमाणु बम को किस तरीके से बनाया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दिनों जो युद्ध होता है उसमें परमाणु बम का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, हर चीज समझेंगे, एकदम डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एटम बम क्या है, इसका खोज किस तरीके से हुआ, इसको हम लोग एक कहानी के रूप में समझेंगे। ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 से, यानी कि विश्व युद्ध प्रथम से। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी युद्ध हार चुका था तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश उस पर दबाव बनाने लगे कि हमारे युद्ध में जितना नुकसान हुआ है, हम लोग जितने आर्थिक रूप से कमजोर हुए उन सबकी भरपाई अब तुम करोगे। तो कोई एक अकेला देश किस तरीके से मदद कर सकता है इतने देशों का। ठीक है, तो क्या हुआ कि जर्मनी में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब देखिए महंगाई क्यों बढ़ गई, क्योंकि जर्मनी को उन सब का पैसा चुकाना था। तो आखिर किसी देश के पास पैसा कहां से आएगा, जो देश में जनता रहती है उसी से अब सरकार लेती है पैसा। हमारे भारत में जब महंगाई बढ़ता है तो वो पैसा कहां जाता है, आखिर सरकार के पास वो सारा पैसा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा दी गई, तो जितना पैसा था सब जर्मनी के सरकार के पास जाने लगा और उसी तरीके से वो लोग पैसा चुकाए थे। ठीक है, और अब जर्मनी में क्या था कि एकदम भूखमरी की स्थिति आ गई थी, क्योंकि महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो वहां पे बहुत ज्यादा वो गरीब हो गया था जर्मनी। तो इस स्थिति में जर्मनी का उम्मीद बना हिटलर। हिटलर एक ऐसी प्रभावशाली व्यक्ति था कि अगर वो एक बार माइक पकड़ लेता था ना तो किसी को भी संबोधित कर देता था, इस प्रकार से वो भाषण देता था। देखिए ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज एक संधि हुई थी, उसमें क्या कहे थे देश कि अब जर्मनी तुम युद्ध मत करो, तुम बस हमारा पैसा चुकाओ और हम जितना आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं उसकी तुम बस भरपाई करो, तुम अब कोई युद्ध मत लड़ो। और ये एक संधि की गई थी और उसमें जर्मनी से साइन भी करा लिया गया था और इस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। 1933 तक हिटलर के पास सत्ता आ चुकी थी जर्मनी की, यानी कि 1933 में जर्मनी का लीडर हिटलर बन चुका था। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी कमी थी कि ये जातिवाद बहुत करता था। जर्मनी में एक जाति थी यहूदी नाम की। ठीक है, यहूदी जो जाति थी इसे बहुत ज्यादा घृणा करता था। हिटलर को लगता था ये नीची जाति के लोग हैं, ये बहुत ही गंदी नस्ल के लोग हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 हार रहे हैं। ठीक है, और इन लोगों को बहुत तड़पाता था, जेल में बंद कर देता था, मजदूरी कराता था। ऐसा कौन सा काम था जो ये नहीं कराता था, बच्चों तक को नहीं छोड़ता था। ठीक है, लाखों की संख्या में लोगों को भी ये मरवाया जो यहूदी जाति के लोग थे। इससे एक बात तो यहूदियों को पता चल चुकी थी कि वो लोग जर्मनी में रहेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए वो लोग सोचे कि अब इस देश को छोड़कर हम लोग भाग जाएं। तो वो लोग कहां जाने लगे, अमेरिका जाने लगे और ब्रिटेन जाने लगे, देश को छोड़कर भागने लगे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान जर्मनी का हुआ, क्योंकि यहूदी जाति के बहुत से साइंटिस्ट और बड़े-बड़े लोग थे जो कि जर्मनी में रहते थे। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी जाति के थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन भी भाग के अमेरिका चले गए थे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कहानी को हम लोग आगे ले चलेंगे। परमाणु, दुनिया का हर एक चीज परमाणु से बना है। आप जो मुझे देख रहे हैं मैं भी परमाणु से बना हूं। परमाणु जो छोटे-छोटे कण होते हैं वही परमाणु होते हैं। तो हर छोटे-छोटे कण से मिलकर कोई वस्तु बनी होती है। तो जो छोटे-छोटे कण होते हैं वो परमाणु होते हैं। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे बोर्ड देख रहे हैं ये भी छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है, यानी ये भी परमाणु से मिलकर बना है। दुनिया की प्रत्येक चीज, हम आप कोई भी वस्तु सभी परमाणु से मिलकर बने हैं। ठीक, समझते हैं कि आखिर परमाणु किस तरीके का होता है। यही होता है परमाणु। ठीक है, माइनस चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, बताया गया था कि देखिए ये जो माइनस चार्ज वाले होते हैं इन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ये एक ठोस कोई पदार्थ होता है। ठीक है, बताया गया था कि परमाणु में बीच में कोई ठोस पदार्थ होता है जिसे कि हम लोग नाभिक बोलते हैं। ठीक है, नाभिक, यानी कि इसको आप लोग न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे नाभिक बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसी के चारों ओर घूमते हैं। ये जो आपको प्लस वाला दिख रहा है ये हो गया प्रोटॉन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। और एक होता है बिना चार्ज का। ठीक है, एक होता है जिसमें कि चार्ज नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक बार और समझ लेते हैं तो परमाणु के स्ट्रक्चर को। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये जो एक ठोस दिख रहा है ना, कुछ परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु बहुत ही एक छोटा कण होता है। तो परमाणु के उस छोटे कण में जो सबसे बीच में होता है कुछ इस तरीके का होता है जो कि नाभिक होता है। ठीक है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और एक होता है माइनस चार्ज वाला जो कि इसी के चारों ओर घूमता है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, जिसे कि इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और एक होता है प्रोटॉन जो कि प्लस चार्ज का होता है, उसे प्रोटॉन बोलते हैं। इस न्यूक्लियस में होता है एक प्लस चार्ज। ठीक है, इसी को प्रोटॉन बोलते हैं। और जो उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, वो बिना चार्ज का होता है, उसे न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। 1938 में जर्मनी के दो वैज्ञानिक ऑटो हॉन और लीज मीटनर ने क्या किया कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि परमाणु का जो नाभिक होता है, उसको तोड़कर दो नाभिक में विभाजित कर दिया। इसी को न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, यानी कि नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन क्या है और नाभिकीय और न्यूक्लियर फिजन आपको समझ में आ गया। देखिए क्या हुआ, एक एटम का जो एक न्यूक्लियस होता है, एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं, मैंने आपको बताया अभी
कि ये वाला जो है, ये बीच वाला जो होता है एक एटम का, ये ठोस होता है और ये एक नाभिक होता है, ठीक है। ये वाला जो ठोस होता है ये नाभिक होता है, इसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो क्या किया कि इसी न्यूक्लियस को तोड़कर दो न्यूक्लियस में विभाजित कर दिया, एक न्यूक्लियस को तोड़कर दो न्यूक्लियस में विभाजित कर दिया, जिससे कि ऊर्जा निकलती है, इनको तोड़ने पे ऊर्जा निकलती है। लेकिन ऐसा बहुत भारी न्यूक्लियस के साथ ही होता है, जैसे कि यूरेनियम का न्यूक्लियस। यूरेनियम का न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा भारी होता है और इसको तोड़कर जब हम लोग दो न्यूक्लियस में विभाजित करते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए एक न्यूक्लियस एक यूरेनियम इतना पावरफुल होता है कि अगर आप 1 किलो यूरेनियम ले लेते हैं तो उससे पूरे एक राज्य की बिजली जलाई जा सकती है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन देखिए ये करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये एक देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस ले लिए और इसमें क्या किया जाता है कि न्यूट्रॉन मारा जाता है। एक न्यूक्लियस में, एक बड़े भारी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन मारा जाता है और जब न्यूट्रॉन टकराता है इस न्यूक्लियस से तो विजन होता है, यानी कि विखंडन होता है। विखंडन मतलब टूट जाता है, यहाँ पे विखंडन होता है। ये टूटकर दो नाभिक में बदल जाता है, यानी कि दो न्यूक्लियस में बदल जाता है, दो छोटे-छोटे न्यूक्लियस में बदल जाता है एक बड़ा भारी न्यूक्लियस टूट के। अब साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी बनते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं बाहर। देखिए इस नाभिकीय विखंडन से यानी कि न्यूक्लियस विजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिए पहले, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है, बड़ा भारी न्यूक्लियस है। इसी में क्या किया हम लोग, न्यूट्रॉन फेंक के मारे इस न्यूक्लियस में, ये टूट के दो छोटे-छोटे न्यूक्लियस बना दिया। तो ये दो छोटे-छोटे न्यूक्लियस को जब जोड़ा जाए तो इसके इक्वल आना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ लीजिए क्योंकि इसी में से इलेक्ट्रॉन भी निकला, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन निकला है इस न्यूट्रॉन को भी जोड़ लीजिए। तो इस न्यूट्रॉन को और इस दो छोटे-छोटे न्यूक्लियस को जोड़ने पे इस बड़े वाले न्यूक्लियस के इक्वल आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए कि नहीं, ठीक है, इक्वल आना चाहिए। अब देखिए इक्वल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 0.1% मास जो था, द्रव्यमान जो था कम था, इसका जो था मास यानी कि द्रव्यमान 0.1% कम था। आखिर कहां गया उतना मास, उतना द्रव्यमान कहां गया आखिर? देखिए क्या हुआ, ये न्यूट्रॉन टकराया इस न्यूक्लियस से, ये दो छोटे-छोटे न्यूक्लियस बनाया, 3 साथ-साथ इसके न्यूट्रॉन भी बने। इन 3 न्यूट्रॉनों को और 2 न्यूक्लियस को जब आपस में जोड़ा गया तो इससे कम आया। तो आखिर गया कहां? जो 0.1% मास था इसका, जो 0.1% द्रव्यमान था, आखिर वो कहां गया? तो इसके बारे में बताएं अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही फेमस और मशहूर साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में लगभग आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया E = mc², ठीक है, E = mc²। इसमें अब इन्होंने क्या बताया, जितना मास गायब हुआ है, ठीक है, जो ये 0.1% मास गायब हुआ है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि जितना मास गायब हुआ है तो आखिर मास कहां जाएगा? तो जितना मास गायब हुआ है यानी कि वहां उतनी ऊर्जा उत्पन्न हो गई, ठीक है। मास गायब हुआ मतलब कि उतनी ऊर्जा उत्पन्न हो गई। मास क्या हुआ? ऊर्जा में चेंज हो गया, ठीक। तो ये जो मास है ऊर्जा में चेंज, आखिर अब कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? अगर कहीं मास गायब है तो वहां पे ऊर्जा उत्पन्न होगी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बस यही बताया था कि अगर कहीं से मास गायब है तो वहां पे ऊर्जा उत्पन्न होगी। आखिर अब कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि जितना मास गायब हुआ है उससे तुम c का स्क्वायर करके मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी कि गुणा कर दो। अब c यहाँ पे क्या है? c है प्रकाश की चाल, प्रकाश की गति, ठीक है। प्रकाश की गति का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो जितना मास गायब हुआ है, आंसर निकल जाएगा कि कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो E = mc², बस वही है। अब सारे वैज्ञानिक सोचे कि कुछ और करना पड़ेगा यार, क्योंकि इतनी कम ऊर्जा में हम लोग क्या ही परमाणु बम बनाएंगे। 0.1% जब ऊर्जा निकल गई तो इसमें क्या हम लोग परमाणु बम बनाएंगे? और वर्ल्ड वार 2 आने वाला है, वर्ल्ड वार 1 तो अभी खत्म हुआ, तो इसीलिए इस पे और अभी आगे का सोच रहे थे कि क्या किया जाए। अब आइए अपनी कहानी की तरफ चलते। इसके बाद अब देखिए कहानी में क्या हुआ। जो जर्मनी था, जो कि समझौता हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कि अब तुम कहीं हमला नहीं करोगे, इसको जर्मनी ने तोड़ दिया। और जर्मनी का शासक कौन था? हिटलर था। तो हिटलर ने क्या किया? इस समझौते को तोड़ दिया और हमला करना शुरू कर दिया। अपना सेना बनाया और सेना लेकर चला गया सीधे अटैक करने के लिए। और सबसे पहले ऑस्ट्रिया पर अटैक किया, ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, और भी देश थे उन पे भी अटैक करके उस पे कब्जा कर लिया देशों पे, ठीक है। अब जो वो अटैक किया था पोलैंड पर, ठीक है, जब वो पोलैंड पर अटैक करके पोलैंड को अपने कब्जे में किया, उस समय वर्ल्ड वार 2 अभी स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। अब जर्मनी नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क पर लगातार हमला किया और अब वो चाहता था कि अब हम पूरे दुनिया पे राज करेंगे, यानी कि अब हम टोटल दुनिया पे राज करेंगे, सारा जगह पे हमारा एक कब्जा होगा। इसके लिए उसे ऐसे हथियार की जरूरत थी जिसका जवाब किसी देश के पास ना हो। अगर हमको राज करना है तो हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि किसी के अंदर ना, हमको कोई मार ना सके, हम सबसे पावरफुल हो जाए, तभी तो हम राज करेंगे। तो उसके लिए वो सोचा कि परमाणु बम बनाया जाए, क्योंकि परमाणु बम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है।
तो जर्मनी अब परमाणु बम बनाने की तैयारी टोटल करने लगा। ठीक, देखिए लीज मीथनर, इससे पहले भी ये नाम आप सुने होंगे लीज मीथनर, मैंने ही आपको बताया। ठीक, तो एक साइंटिस्ट थी लीज मीथनर। तो ये क्या की ये भाग के डेनमार्क चली गई, क्योंकि ये जानती थी कि अगर जर्मनी का जो शासक है यानी कि हिटलर, अगर ये जान गया कि मैंने परमाणु के बारे में पहले से खोज कर रखा है, तो ये मुझे मार देगा और मेरी जानकारी भी ले लेगा। तो क्या कि ये जितनी खोज की थी उसका जो कागज था, जितनी कागज वागज थे, सब एक अपने छोटे से पर्स में ली और ये डेनमार्क भाग गई। डेनमार्क में जाकर ये नील बोहर नाम की एक साइंटिस्ट से मिली, जिन्होंने पूरा एक एटॉमिक मॉडल बना रखा था। जब उनसे इनकी मित्रता हुई यानी कि दोस्ती हुई, तो वो क्या बोली, वो नील बोहर से बोली कि अमेरिका के राष्ट्रपति को बता दो कि हिटलर परमाणु बम बना रहा है, क्योंकि अगर ये परमाणु बम बना लिया तो सोचो दुनिया का क्या होगा। हिटलर एक तानाशाह शासक था। लियो सीलर्ड नील बोहर के दोस्त थे, और लियो सीलर्ड भी जर्मनी से ही भाग गए थे, ये भी एक यहूदी वैज्ञानिक थे। तो नील बोहर ने इनसे कहा कि जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति को बता दो कि हिटलर एटॉमिक बम बना रहा है, एटम बम बना रहा है। ठीक है, तो ये तो जानते थे कि मेरी जैसे छोटे, हम जैसे छोटे साइंटिस्ट की बात नहीं मानेंगे कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति। तो वो क्या किए, वो अल्बर्ट आइंस्टीन के पास गए, आइंस्टीन से बताया कि हिटलर बम बना रहा है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक चेतावनी पत्र लिखा और अमेरिका के राष्ट्रपति को कि हिटलर यानी कि जर्मनी आइटम बम बना रहा है, अगर इसमें वो सफल हो गया तो टोटल दुनिया बर्बाद हो जाएगी, इससे बस आप ही हैं हमें जो बचा सकते हैं। अमेरिका भले ही द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं उतरा लड़ने के लिए, लेकिन वो युद्ध को देख तो रहा था। वो देख रहा था कि एक तरफ जर्मनी टोटल यूरोप पे कब्जा करता जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक जापान का राजा था हिरोहितो। ठीक है, हिरोहितो, इसे जापान में लोग भगवान बोलते थे, ये भी एक तानाशाह राजा था, ये जो बोलता था वही होता था। तो एक तरफ हिरोहितो टोटल एशिया पे कब्जा करता जा रहा है, एक तरफ टोटल यूरोप पे कब्जा हो रहा है जर्मनी द्वारा, और एक तरफ टोटल एशिया पे जापान कब्जा करता जा रहा है। अमेरिका सोचा कि मैं युद्ध में तो हूं नहीं, तो मैं एटम बम बनाऊं, क्योंकि ये इतने तेजी से हर जगह पे कब्जा कर रहे थे। इसके लिए अमेरिका सोचा कि मैं एटम बम बनाऊंगा, एटम बम एक बार मुझे मिल जाए ना तो टोटल मैं अब दुनिया पे राज करूंगा। एटम बम बहुत ही खतरनाक बम होता है, टोटल देश को एक ही बार में, मतलब टोटल देश भयभीत हो जाएंगे एक बार अगर एटम बम कोई देश बना लिया तो। ठीक, तो अमेरिका सोचा कि अब मैं सबसे पहले एटम बम पे काम करता हूं। एक कमेटी भी बनाई जिसका नाम था यूरेनियम कमेटी, जो कि एटम बम पे काम करती थी। तो जो अब अमेरिका क्या किया कि जापान को बोला कि मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी नहीं दूंगा, तो तुम क्या करोगे। तो जापान बोला कि टेक्नोलॉजी मैं खुद बना लूंगा। तो अब अमेरिका बोला मैं तुम्हें तेल ही नहीं दूंगा। अब तेल के बिना कोई युद्ध कैसे लड़ेगा आखिर। ठीक, तो तेल देने से ही मना कर दिया। तो अब जापान सोचा कि ये तो ऐसे नहीं मानेगा, इसको भी थोड़ा सा धमका, थोड़ा सा इसको भी डरा धमका दिया जाए, क्योंकि वो देशों पे जीतता रहा था। तो वो सोचा कि छोटे मोटे देश को जीत लिए, अमेरिका को भी हम लोग धमका देंगे, अमेरिका भी मान जाएगा बात। तो क्या किया, अमेरिका को भी समझाया, लेकिन जब अमेरिका नहीं माना तो अमेरिका का एक जगह है पर्ल हार्बर नाम का, उस पे हमला कर दिया। जब पर्ल हार्बर एक सैन्य अड्डा है अमेरिका का, बहुत ही ज्यादा वो गर्व की जगह है अमेरिका के लिए, उस पर अटैक कर दिया। ठीक, अब अमेरिका एकदम गुस्से में आ चुका था। अब अमेरिका बोला कि मैं भी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हूं और मैं अब जापान पे अटैक करूंगा, अब जापान पे मैं हमला करूंगा। और अमेरिका एकदम से सीरियस हो गया, वो बोला कि मैं परमाणु बम बनाऊंगा और उसके बाद मैं अटैक करूंगा जापान के ऊपर। परमाणु बम बनाना अमेरिका शुरू कर दिया, एकदम सीरियस था अब अमेरिका। बहुत तेजी से परमाणु बम के ऊपर काम होने लगा, एकदम साइंटिस्ट का अपना टीम बना लिया, उसमें एक लीडर बनाया, ओपेनहाइमर नाम के एक साइंटिस्ट है जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उन्हीं को जो साइंटिस्ट का ग्रुप था उसका लीडर बना, और एक गांव बसा के ही दे दिया, इसी गांव में अब अपना जो तैयारी करना है करो, जो चाहिए वो लो। ठीक है, इसी बीच फर्मी नामक साइंटिस्ट ने चेन रिएक्शन के बारे में पता लगा लिया। आखिर अब ये चेन रिएक्शन क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इससे पहले हमने क्या समझा था कि कोई एक एटम है, कोई एक एटम का न्यूक्लियस है, यानी कि कोई एक परमाणु के नाभिक में अगर हम न्यूट्रॉन से मारते हैं तो क्या करता है, वो दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ये एक क्या है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है। अगर हम यूरेनियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन से अगर मारेंगे तो क्या होगा, ये दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाएगा, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकलेंगे इसके साथ। ठीक है, और अगर ये 3 जो न्यूट्रॉन निकले हैं, अगर ये 3 किसी फिर नाभिक से टकराएंगे, 3 फिर न्यूक्लियस से टकराएंगे, तो ये देखिए ये निकले हैं न्यूट्रॉन, ये फिर 3 टकराए, 3 न्यूक्लियस से टकराए, और इन 3 न्यूक्लियस से टकराने के बाद इनके भी दो न्यूक्लियस में ये भी टूट गए। ये भी जो बड़े बड़े न्यूक्लियस थे, जब इनसे न्यूट्रॉन टकराया तो ये भी दो न्यूक्लियस में टूट गए। देखिए 2 ठीक है, 2 न्यूक्लियस में टूट गए। इनके साथ भी 3 इधर निकलेगा, फिर न्यूट्रॉन निकलेगा। इसी तरीके से ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। फिर ये जो 3 है ये फिर आगे न्यूक्लियस से टकराएंगे, उसमें फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन टकराएंगे न्यूक्लियस से, फिर न्यूक्लियस टूटेगा, फिर न्यूक्लियस में 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, इसी तरीके से। तो यही था चेन रिएक्शन। ठीक है, चेन रिएक्शन के बाद अब परमाणु बम बन गया। ठीक, अब देखिए परमाणु बम बनने के बाद अब अमेरिका सोचा कि अब किस पे परमाणु बम फेंका जाए। जापान से उस टाइम अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, तो अमेरिका बोला कि जापान तो बहुत बोल रहे हैं, अब जापान पे फेंक दिया जाए परमाणु बम। ठीक है, बहुत समझाया। अब जापान को बोला कि एक बार उसको मौका दिया जाएगा, एक बार जाके जापान से बोला जाएगा, नहीं मानेगा जापान पे फेंक दिया जाएगा परमाणु बम। ठीक, उससे पहले लेकिन जो अध्यक्ष थे, जो साइंटिस्ट टीम के जो लीडर थे ओपेनहाइमर, उन्होंने बोला कि एक बार इसका टेस्ट कर लिया जाए। ठीक,
तो 16 जुलाई 1945 की सुबह में इसका टेस्ट होना था। इसके बाद जब ये टेस्ट होना जब हो गया फिक्स कि 16 जुलाई 1945 की सुबह में टेस्ट हुआ, तो ओपेनहाइमर सोचे कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से मिला जाए। तो ये गए अल्बर्ट आइंस्टीन के पास। अल्बर्ट आइंस्टीन से बोले मैंने हर चीज तो देख लिया है, हर चीज तो कर लिया है, लेकिन एक बार आप इसका गणित चेक कर लीजिए ताकि इससे पूरी दुनिया ना खत्म हो जाए। उनको भी अंदर से भय हो रहा था कि मैंने ये क्या चीज बना दिया, इससे टोटल दुनिया भी खत्म हो सकती है। तो गए थे अल्बर्ट आइंस्टीन के पास। अल्बर्ट आइंस्टीन उस टाइम उतना ज्यादा उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो थोड़े बूढ़े हो चुके थे। वो बोले कि अब मैं क्या ही ये सब चेक करूंगा, तुम ही चेक कर लिए हो, वही बड़ी बात है। और अगर इससे तुमको लग रहा है कि दुनिया खत्म हो रही है तो इसका प्रयोग तुम ना करो, और साथ ही साथ तुम इसका प्रयोग किसी को भी ना करने दो। इस प्रकार के स्वभाव के थे अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। E=mc² जो उन्होंने थ्योरी दिया, उनको बाद में बहुत ही ज्यादा अपनी थ्योरी पे पछतावा हुआ। उन्होंने ये क्या थ्योरी दे दी, इससे टोटल दुनिया आइटम बम बना रही है, युद्ध में इसका प्रयोग किया जा रहा है उनके थ्योरी का। तो वही बस उनको बहुत पछतावा हो रहा था कि मेरी थ्योरी के गलत उपयोग हो रहा है। तो अब क्या किए ओपेनहाइमर, अब आ गए और वो तो सारा तो गणित चेक ही हो चुका था पहले से, लेकिन गणित हर चीज सही निकला। और 16 जुलाई 1945 की सुबह में इसका टेस्ट किया गया। टेस्ट करने पे सभी लोग अपने आंख में चश्मा लगा लिए थे, कुछ आर्मी वाले थे और साइंटिस्ट थे सब, और वो टेस्ट हुआ। जब परमाणु बम टेस्ट हुआ इतना ज्यादा लाइट आया, इतना ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुई, बहुत से लोगों की आंखें खराब हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुई, बहुत ज्यादा भयंकर लाइट आया, ठीक है। ओपेनहाइमर ने जब परमाणु बम को देखा सबसे पहले एक ही चीज उन्होंने बोला, गीता का एक श्लोक है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूं, अब सर्व लोगों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूं, ठीक है। इसी चीज को सबसे पहले ओपेनहाइमर ने वहां पे बोला जब वो देखे परमाणु। वो सोच रहे थे कहीं मैंने ये गलत काम तो नहीं कर दिया बना के, क्योंकि उसको वो काल की नजर से देख रहे थे। और इससे पहले मैंने आपको बताना शायद मैं भूल गया, ट्रिनिटी टेस्ट नाम दिया गया था, ठीक है। ट्रिनिटी टेस्ट नाम दिया गया था इस परमाणु बम का, जो टेस्ट का नाम था वो ट्रिनिटी टेस्ट नाम दिया गया था। ट्रिनिटी मतलब जैसे हमारे भारत में त्रिदेव होते हैं, हमारे धर्म में त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरीके से अमेरिका में ट्रिनिटी होते हैं। उसको भगवान की तरह देख रहे थे, जो परमाणु बम था उसको भगवान की तरह देख रहे थे। तो वो सोचे कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया परमाणु बम बना के। अब परमाणु बम बन के तैयार हो चुका था, लेकिन ये बम बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो जापान पे फेंकने से पहले एक बार अमेरिका सोचा कि जापान को चेतावनी दे दे कि विश्व युद्ध में सरेंडर कर दे, लेकिन जापान ऐसा नहीं किया। अमेरिका उसको एक पत्र भी लिखा, चेतावनी पत्र भी लिखा, लेकिन जापान इस बात को नहीं माना। तो 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा नामक जगह पे, हिरोशिमा एक जापान में एक जगह है हिरोशिमा नाम का, तो इसी हिरोशिमा नामक जगह पे लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम अमेरिका फेंक दिया, ठीक है। देखिए ये लिटिल बॉय और फैट बॉय में क्या अंतर है, ये दोनों परमाणु बम है, लेकिन जो लिटिल बॉय बम है ये यूरेनियम का परमाणु बम है, और ये वाला जो है ये प्लूटोनियम का परमाणु बम है, ठीक है। थोड़ा इसमें ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो प्लूटोनियम का परमाणु बम है इसमें थोड़ी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम हिरोशिमा पे फेंक दिया, फिर भी अब जापान नहीं माना, तो क्या किया फैट बॉय 6 अगस्त के दिन नागासाकी नामक जगह पे फैट बॉय को फेंक दिया अमेरिका। तब से जापान एकदम सही लाइन में आ गया, ठीक है। तो अमेरिका ने जापान को दिखा दी उसकी औकात। देखिए परमाणु बम में बस यही कुछ था, मैंने आपको एकदम डिटेल में गहराई में समझा दिया टोटल परमाणु बम के बारे में। और हाइड्रोजन बम का भी मैं इसी वीडियो में बना देता, लेकिन बना दूंगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परमाणु बम हाइड्रोजन बम आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये क्या है, ठीक है। इसलिए मैं हाइड्रोजन बम के ऊपर नया सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।